जय श्री राम। शंखनाद में आपका स्वागत है। महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी और महायुति दोनों गठबंधनों में हलचल चल रही है। दोनों गठबंधनों की पार्टियों में आपस में कुछ अनबन दिख रही है। महाविकास अघाड़ी में जहां यूबीटी और कांग्रेस के बीच में इस वक्त विपक्ष के नेता को लेकर तकरार चल रही है। दोनों ही पार्टियां इस पर दावा ठोक रही हैं। आदित्य ठाकरे विपक्ष के नेता बनना चाहते हैं और वहां से कांग्रेस से नाना पटोले कह रहे हैं कि विपक्ष के नेता का पद मिलना चाहिए। और कांग्रेस ने जब 220 सीटें, कांग्रेस ऐसा भी समय था जब ऐसी इतनी सीटें लाई थी, तब कांग्रेस ने विपक्ष के नेता का पद दिया था, तो वो अपने पास इस पद को चाहते हैं। इसके अलावा इंडिया अलायंस का मुखिया कौन हो, इसको लेकर भी उद्धव ठाकरे के नेता जो है वो दावा ठोक रहे हैं। यूबीटी के जो प्रवक्ता है आनंद दुबे, उन्होंने कह दिया है कि ममता बनर्जी सक्षम है, लेकिन उद्धव ठाकरे जो है इसे बेहतर नेतृत्व दे सकते हैं। क्योंकि आजकल यूबीटी के नेताओं को, कुछ नेताओं को ये भ्रम हो गया है कि 20 सीटें लाकर वो अघाड़ी में सबसे बड़ी पार्टी बने हैं, तो यानी कि वो इंडिया अलायंस के भी बड़े नेता हो सकते हैं। वो हार कर भी खुद को जीता हुआ महसूस कर रहे हैं। ये भ्रम संजय राउत जैसे नेताओं ने दिमाग में भरा है और आदित्य ठाकरे भी इसी आधार पर खुश है कि अघाड़ी के वो सबसे बड़े नेता बन गए हैं। तो ऐसे में इनके बीच में एक आपसी लड़ाई चल रही है। और वहीं महायुति की अगर बात करें तो महायुति में जहां सब कुछ सामान्य लग रहा था, जो मुख्यमंत्री पद की शपथ हुई थी, उसके बाद जो चीजें हैं वो सहज तरीके से चल रही थी, लेकिन अब फिर से पोर्टफोलियो को लेकर, कैबिनेट को लेकर जो है विवाद थोड़ा खड़ा हो गया है। क्योंकि एकनाथ शिंदे ने फिर से नाराजगी जताई है और वो कुछ ऐसे मंत्रालय अपने पास चाहते हैं जिन पर बीजेपी की भी नजर है। बीजेपी जिन्हें अपने पास रखना चाहती है, कुछ अहम मंत्रालय हैं, जैसे कि गृह मंत्रालय है, गृह विभाग है, उसे बीजेपी अपने पास रखना चाहती है। क्योंकि देखिए, जो मुख्यमंत्री है उसके पास गृह विभाग होना, या कहे कि जो बड़ी पार्टी है जो गठबंधन चला रही है उसको गृह विभाग मिलना जरूरी हो जाता है, क्योंकि ये लॉ एंड ऑर्डर का मामला होता है। अब इसी पर ही, क्योंकि ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण मंत्रालय है किसी भी राज्य में, तो वो उसकी मांग हर कोई करता है, लेकिन वो होना किसके पास चाहिए, क्योंकि जिसको सबसे ज्यादा चीजों से डील करना है। अब जैसे कि अगर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बनती है, महाराष्ट्र में कोई समस्या आती है इस तरह की, तो सबसे पहले जो उंगली उठती है मुख्यमंत्री पर उठती है, गृह विभाग के मंत्री पर बाद में उठती है, लेकिन सवाल मुख्यमंत्री पर होता है क्योंकि वो नेतृत्व कर रहे हैं। इसी तरह से आप दूसरे राज्यों में देखिए, ममता बनर्जी ने अपने पास रखा है, नीतीश कुमार ने अपने पास रखा है। यहाँ पर अगर केंद्र स्तर पर देखें तो जो पीएम मोदी है उनके सबसे करीबी अमित शाह के पास ये मंत्रालय है, क्योंकि पूरा लॉ एंड ऑर्डर का मामला आपको देखना होता है। आपको कहीं पर कोई ऑर्डर देना है, कहीं पुलिस भेजनी है, कहीं ट्रांसफर पोस्टिंग करनी है, तो उसके लिए विभाग आपके पास होना चाहिए। अब अगर ये विभाग जो है शिंदे के पास जाता है या अजीत पवार के पास चला जाता है, तो आगे छोटी मोटी ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए भी देवेंद्र फडणवीस को उनको बोलना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा कि क्यों करनी है, क्या वजह है। और ऐसे में क्योंकि अब ये गठबंधन दल ही है, और गठबंधन दल में भी आपस में भी एक प्रतिस्पर्धा तो रहती ही है कि आप साथ भी चल रहे हैं, लेकिन आपस में भी प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं। जैसे दफ्तरों में लोग टीम में काम करते हैं, लेकिन वो खुद को भी बेहतर साबित करना चाहते हैं, तो वही बात है, हर गठबंधन में ये होता है। तो ऐसे में आप हर चीज के लिए गठबंधन पर निर्भर नहीं रह सकते। और क्योंकि यहाँ पर जो सबसे बड़ी साख है वो बीजेपी की दाव पर लगी है, सबसे बड़ी पार्टी है, मुख्यमंत्री उसका है, ऐसे में परफॉर्मेंस का सबसे ज्यादा दबाव भी बीजेपी पर ही है। इसीलिए बीजेपी ऐसे अहम मंत्रालय अपने पास रखना चाहती है। वही दूसरा मंत्रालय जिसको लेकर विवाद चल रहा है, फाइनेंस है। अब फाइनेंस ऐसा मंत्रालय है, देखिए, जो किसी भी योजनाओं को लागू करने में जिसकी अहम भूमिका होती है। अब केंद्र सरकार क्योंकि राज्य सरकार के साथ मिलकर किसी भी राज्य में जो है योजनाओं को लागू करती है, तो आपको कई फैसले लेने होते हैं, तालमेल बैठाना होता है। अब क्योंकि देवेंद्र फडणवीस के पास या बीजेपी के पास वो रहता है, तो पीएम मोदी और अमित शाह के लिए, निर्मला सीतारमण के लिए तालमेल बैठाना आसान होगा, क्योंकि वो केंद्रीय नेतृत्व है। तो वो एक पार्टी के तौर पर भी देवेंद्र फडणवीस जो है उनके आदेश को मानते हैं, और क्योंकि वो केंद्र में सरकार में है तो भी आदेश को मानते हैं, और उनको उनके साथ कोई भी चर्चा करना सहज होता है। तो ऐसे में इनके पास वित्त मंत्रालय रहेगा तो तालमेल बेहतर रहेगा। और क्योंकि वो हमेशा गठबंधन के सहयोगी ही रहेंगे, तो आप सिर्फ आपको रिक्वेस्ट कर सकते हैं, आप उन्हें ऑर्डर नहीं दे सकते। और कुछ मंत्रालय ऐसे होते हैं जिनमें ऑर्डर की जरूरत होती है, अनुरोध की जरूरत नहीं होती है। तो ये सब चीजों को देखते हुए अहम मंत्रालय है, रेवेन्यू है, फाइनेंस है, अब होम है, तो ये सब मंत्रालय जो है बीजेपी अपने पास रखना चाहती है, ताकि सरकार ठीक तरीके से चले
और जो दूसरे मंत्रालय है उसमें जो है एकनाथ शिंदे और अजीत पवार को दिए जाएंगे। और उनके पास जो है उतने विधायक भी नहीं है, उनसे दो गुने से ज्यादा विधायक उन दोनों से बीजेपी के पास है। तो ये सब पर अभी बीजेपी का एक अपना रुख है कि उसे ये रखना है। लेकिन एकनाथ शिंदे जो है अलग अपना रवैया अपना रहे हैं। वो गृह मंत्री से भी मिलने नहीं गए, पीएम मोदी से मिलने नहीं गए और कह रहे हैं ये तो औपचारिकता होती है, इसमें कोई कैबिनेट की बात नहीं थी, क्योंकि मुख्यमंत्री और जब सरकार संभालते हैं तो वो केंद्र से मिलने जाते हैं। लेकिन ये औपचारिकता तो एकनाथ शिंदे के लिए भी थी, उनको भी जाना चाहिए था मिलने के लिए, डिप्टी सीएम बने हैं, लेकिन वो नाराजगी दिखा रहे हैं। लेकिन एकनाथ शिंदे की नाराजगी और अघाड़ी में जो टकराव चल रहा है उस बीच एक बड़ी खबर सामने आई है कि उद्धव ठाकरे ने देवेंद्र फडणवीस को फोन मिलाया था। देवेंद्र फडणवीस जिनके शपथ ग्रहण समारोह में उद्धव ठाकरे नहीं गए थे और जिनके बीच में एक सीधी तकरार भी बताई जाती है कि उद्धव ठाकरे ने कहा था कि राजनीति में या तो मैं रहूंगा या देवेंद्र फडणवीस रहेंगे। लेकिन अब जो सामने आ रहा है कि उद्धव ठाकरे ने शपथ ग्रहण के बाद देवेंद्र फडणवीस को फोन किया था। अब ये तो आ रहा है कि उन्होंने शपथ के लिए उन्हें बधाई दी, मुख्यमंत्री बनने पर बधाई दी, लेकिन फोन कॉल था। अब फोन कॉल पर क्या क्या बातें हुई वो तो यही दोनों बेहतर जानते हैं। लेकिन जो ये खबर सामने आ रही है इसकी टाइमिंग बहुत मायने रखती है। इसकी टाइमिंग ये तब है जब महाविकास अघाड़ी में उद्धव ठाकरे भी कांग्रेस से चुनौती का सामना कर रहे हैं और यहाँ पर एकनाथ शिंदे भी थोड़ा अपनी नाराजगी दिखाते हुए एक अपना अलग रुख दिखा रहे हैं और बीजेपी पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में ये खबर सामने आना कुछ नई संभावनाओं को जन्म देता है, कुछ नई चर्चाओं को जन्म देता है, क्योंकि देखिए देवेंद्र फडणवीस भी पहले बोल चुके हैं। जब उनसे बात हुई थी, जब इंटरव्यूज उनके हुए थे चुनाव के दौरान, तो उनसे पूछा गया था उद्धव ठाकरे से गठबंधन को लेकर, तो उन्होंने भी बड़ा सधा हुआ जवाब दिया था, बड़ी समझदारी से, कि राजनीति में कुछ भी हो सकता है, दरवाजे खुले हुए हैं। आप ये नहीं कह सकते कि कोई दुश्मनी हो गई तो वो जीवन भर के लिए हो गई। और फिर ये बात भी किसी से छुपी नहीं है कि उद्धव ठाकरे के नेता वो बीजेपी में जाना चाहते हैं, बीजेपी से जुड़ना चाहते हैं, हिंदुत्व की विचारधारा पर वापस लौटना चाहते हैं। एक बड़े स्तर पर ये मांग उद्धव ठाकरे की पार्टी में उठ रही है कि आप भले ही अगर आप गठबंधन नहीं भी करें तो आप कम से कम अलग हो जाएं और आपको एक परोक्ष रूप से भाजपा का समर्थन रहेगा, आप अघाड़ी से अलग तो हो जाएं। ये मांग उद्धव ठाकरे की पार्टी में जबरदस्त तरीके से उठ रही है और कहीं ना कहीं बीजेपी के नेता भी मानते हैं कि शिवसेना के अलग होने से, टूटने से हिंदुत्व को नुकसान हुआ है। क्योंकि देखिए भाजपा को नुकसान नहीं हुआ है, पार्टी के स्तर पर वो तो और ज्यादा सीटें लेकर आई, 132 सीटें लेकर आई, और जो शिंदे भी अलग हुए वो भी उतनी ही सीटें लेकर आए। तो पार्टी के स्तर पर, राजनीति के स्तर पर तो सिर्फ उद्धव ठाकरे को नुकसान हुआ है। लेकिन अगर हम विचारधारा की बात करें, हिंदुओं की बात करें, तो उसमें हिंदुत्व को जरूर नुकसान हुआ है, क्योंकि इस देश में हिंदुओं की बात करने वाली मुश्किल से ये 2 या 3 पार्टियां हैं, जिसमें राष्ट्रीय पार्टी एक बीजेपी है। अगर क्षेत्रीय स्तर की पार्टी देखें तो यहाँ पर महाराष्ट्र में आपको शिवसेना मिला करती थी, लेकिन अगर शिवसेना को तोड़ दिया, यानी कि बाला साहेब ठाकरे की पार्टी को अलग करके ये तुष्टीकरण की तरफ ले आए, तो ये की बहुत बड़ी जीत थी उस खेमे की, जो शरद पवार ने किया, जो कांग्रेस ने किया। और यहाँ तुष्टीकरण वाले आज भी इसे एक अपनी जीत मानते हैं कि उन्होंने एक हिंदुत्ववादी पार्टी को तोड़ दिया। और सिर्फ इसके विभाजन की बात नहीं है, बात है कि उसे हिंदुत्व से दूर करके इस्लाम परस्त बना दिया। उद्धव ठाकरे जो है वो इतना नीचे गिर गए कि अपने पिता की सीख को ही भूल गए, और ये इसे कामयाबी मानते हैं। और अगर इससे जो है सीधे सीधे इससे नुकसान तो हुआ है, देखिए लोकसभा में नुकसान हुआ, लोकसभा में वोट बटे, यहाँ भी कुछ तो वोट बटे ही हैं कि उद्धव ठाकरे को 20 सीटें मिली। और आज भी ये हिंदुओं को कंफ्यूज करने की कोशिश करते रहते हैं उद्धव ठाकरे और उनके नेता, कि वो भी हिंदुत्व के एजेंडे पर चल रहे हैं, हिंदुओं के लिए काम कर रहे हैं। तो ये कंफ्यूजन भी बनाए रखने की कोशिश होती है, जबकि कांग्रेस और एनसीपी को लोग ये समझ चुके हैं कि ये तुष्टीकरण वाली पार्टियां हैं और कुछ भी करेंगी ये मुसलमानों के लिए ही काम करेंगी और हिंदुओं को बांटने की कोशिश करेंगी। लेकिन उद्धव ठाकरे अपने पिता की विरासत का नाम लेकर अब भी हिंदुओं को भावुक करते हैं और उन्हें इमोशनल फूल बनाते हैं। तो ऐसे में नुकसान तो हुआ है, हिंदुओं को नुकसान हुआ है, हिंदुत्व को नुकसान हुआ है, और कहीं ना कहीं दूसरा पक्ष मजबूत हुआ है। ऐसे में अगर इनके बीच कोई संभावना बनती है उद्धव ठाकरे या बीजेपी के बीच में, और बात सिर्फ ये फिर से दोहराने वाली बात है कि बात सिर्फ गठबंधन की नहीं है, बात है अघाड़ी से अलग होने की। अघाड़ी से अलग होंगे, और 2 पार्टियां पहले भी अलग लड़ा करती थी, बीजेपी भी, शिवसेना हमेशा गठबंधन में नहीं थे, ये तो इससे पहले भी अलग लड़े हैं, लेकिन हिंदुओं के लिए लड़ा करती थी। और बात सिर्फ चुनाव जीतने की नहीं होती है,
बात मुद्दे उठाने की होती है। देखिए, बांग्लादेश का इतना बड़ा मामला चल रहा है, लेकिन उद्धव ठाकरे जो है चुपचाप बैठे हुए हैं, कोई बयान नहीं आया, क्योंकि वो तुष्टीकरण में पड़े हुए हैं। अगर वो स्वतंत्र होते, उन्होंने अघाड़ी से अलग कर लिया होता, तो आज जो है उद्धव ठाकरे मुंबई में शिव सैनिकों ने रैली निकाली होती, विरोध प्रदर्शन किए होते, बांग्लादेशियों को भगाया होता। यहाँ बात इस बात की होती है कि चुनाव के बाद, चुनाव में तो गठबंधन करके भी सरकार बनाई जा सकती है, लेकिन मुद्दे कौन कौन उठा रहा है, कितना हिंदुओं के लिए आवाज उठ रही है, कितनी पार्टियां हैं जो हिंदुओं के लिए आवाज उठाती हैं, तो वो ज्यादा से ज्यादा पार्टियां होनी चाहिए, तभी आपकी आवाज मजबूत हो सकती है। तो ऐसे में ये फोन कॉल जो है, ये अलग तरह की संभावनाओं की तरफ, अलग तरह के इससे जो है आसार लगाए जा रहे हैं, लेकिन इससे कहीं ना कहीं अघाड़ी और शिंदे को भी ये संदेश देने की कोशिश भी है कि आप जो है सारे विकल्प खत्म नहीं हुए हैं। ऐसा नहीं है कि कोई आपके साथ आकर कहीं फंस गया है और वो वहां से निकल नहीं सकता। यहाँ विकल्प सबके लिए खुले हुए हैं और कोई भी लाचार नहीं बैठा है, ना बीजेपी लाचार है और ना ही उद्धव ठाकरे जो है वो अघाड़ी के अंदर लाचार है। अगर वो चाहे तो कभी भी अलग हो सकते हैं। उनके अंदर हिम्मत की कमी है, उनके पास विकल्पों की कमी नहीं है, उनके अंदर हिम्मत नहीं है। लेकिन बीजेपी जो 132 सीटों पर है, उसको तो सरकार बनाने के लिए उसको तो सीटों की भी कमी नहीं है और हिम्मत की भी कमी नहीं है, क्योंकि 14-15 सीटें तो वो ऐसे ही जो विधायक हैं वो किसी भी दूसरी पार्टी से आ सकते हैं, यानी कि शिंदे की पार्टी से ही आ जाएंगे। ऐसे में एकनाथ शिंदे को तो खैर वो अपनी राजनीतिक स्थिति जानते हैं, वो भले ही थोड़ा सा टेंट्रम्स कर ले, अपने जो है थोड़ा नाराजगी गुस्सा दिखा ले, लेकिन मानना तो उन्हें है ही। अगर वो नहीं मानते हैं तो वो ही सबसे बड़े घाटे में रहने वाले हैं। लेकिन फिर भी महायुति गठबंधन तो अपना चला ही लेगा कुछ ना कुछ। पर यहाँ अघाड़ी में जो इस वक्त है स्थितियां कि अंदरूनी तौर पर लड़ाई चल रही है, बाहर से एकजुट दिखाने की कोशिश करते हैं, लेकिन यहाँ पर आपकी वर्चस्व की लड़ाई है। उद्धव ठाकरे हैं जो खुद जो है अभी विंटर सेशन में जाना चाहते हैं, शीतकालीन सत्र शुरू होने वाला है 16 तारीख से, वो उसमें जाना चाहते हैं। और यहाँ पर उसकी वजह देखिए क्या है, क्योंकि इस वक्त नाना पटोले जो कि उनके पास 16 विधायक हैं और उनके अपने पर भी सवाल उठ रहे हैं, उभर के सामने नहीं आ रहे हैं, और शरद पवार तो शांति बैठे हैं, 10 विधायक हैं, सबसे ज्यादा विधायक 20 विधायक जो है उद्धव ठाकरे के हैं। तो उनको विपक्ष के नेता का पद तो चाहिए, अगर नहीं भी मिलता है तो भी बाप बेटे जो है मौजूद रहकर उस दौरान पूरा मीडिया अटेंशन चाहते हैं और ये चाहते हैं कि पूरे विपक्ष के सबसे बड़े पुरोधा वही दिखे, अघाड़ी के वही नेतृत्वकर्ता दिखे, और इसके लिए वो पूरी कोशिश कर रहे हैं। और यही लड़ाई इस वक्त अघाड़ी में चल रही है, जो आने वाले समय में और बढ़ने वाली है। इसलिए ये जो नए नए फोन कॉल सामने आ रहे हैं, इनके मायने जरूर हैं, क्योंकि उस वक्त सामने नहीं आए थे जब शपथ ग्रहण हुआ था। उसके बाद भी बीजेपी नेताओं से पूछा गया था, उद्धव ठाकरे, शरद पवार, नाना पटोले के लिए, तब ये नहीं बताया गया था कि उद्धव ठाकरे का फोन आया था। लेकिन अब ये बाहर निकाली गई है खबर, और यहाँ तक कि जब उद्धव ठाकरे पर आरोप लग रहे थे कि वो शपथ ग्रहण में नहीं गए, तो यूबीटी ने भी नहीं बताया था कि उद्धव ठाकरे ने फोन करके बधाई दी है और उद्धव ठाकरे की जो छवि खराब हो रही थी उसे थोड़ा सुधारने की कोशिश की थी। ऐसा नहीं हुआ था। लेकिन आज जब ये जो टाइमिंग है इस फोन कॉल का, इसके मायने निकलते हैं, और इसके बीच ही पहले भी देवेंद्र फडणवीस और उद्धव ठाकरे की मुलाकातें हो चुकी हैं। तो ये सब मुलाकातें, ये सब फोन कॉल आगे चल के क्या परिणाम देंगे, ये देखना होगा। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे। हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।